हाय फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब था 2 दिन से, इसलिए मैं लेक्चर नहीं चला पा रहा था ज़्यादा। तो मैंने पिछली क्लास में स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताया था और मैं रिवाइज भी करवा दूंगा। और उसमें मैं क्या करूँगा, रिवाइज करवा दूंगा और फिर मैं क्यूब रूट भी आज पढ़ा दूंगा। क्यूब रूट कैसे परफेक्ट जो का क्यूब निकलता है उसको जल्दी से कैसे निकालें, उससे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन आप लोग को तेज करना चाहता हूँ कि आप लोग मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि वैल्यू तो आप देखो सॉल्व करते करते जो होता है मल्टीप्लाई में जितना टाइम लगाते हो या किसी चीज़ में ये कैलकुलेशन करने में, वही टाइम डिफरेंस आपके ये एग्ज़ाम में भी मैटर करता है। क्योंकि एग्ज़ाम में कम टाइम है तो आपको अप्रोच जो है वो बदलना पड़ेगा कैलकुलेशन का। जैसे कि आप लोग मल्टीप्लाई ये सब को इस तरह से करते होगे 112 गुने, जैसे फॉर्मली बचपन में करते थे या करते आए हो, उस तरह से आप अब नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जब मैं जो अप्रोच बताऊंगा उस अप्रोच से देखिएगा आप 10-20 दिन तक, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस अप्रोच को। डेली रैंडम नंबर लीजिएगा और फिर देखिएगा 20 दिन बाद जैसे आप इसमें टाइम लगाते थे, जितना टाइम लगता था जैसे फॉर्मली करते थे मल्टीप्लाई, और जब मैं अब बताऊँगा उसमें कितना टाइम लगता है, बहुत डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो पहले आज मैं मल्टीप्लाई का अप्रोच बता दूं। ये मल्टीप्लिकेशन जो है 2-3 दिन तक अप्रोच चलेगा, क्योंकि एक मेथड हर एक नंबर के लिए तो हर एक दुनिया मतलब मल्टीप्लाई करने का तो अप्रोच नहीं लगा सकते हैं ना, इसलिए 2-3 दिन तक ये मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन स्किल चलेगा। ठीक है, और क्यूब रूट भी आज मैं पढ़ाऊंगा और परसेंटेज का क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का पहला जो केस ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं कि बोथ नंबर क्लोजर टू 100, मतलब ये नंबर जो है वो 100 के करीब हैं। ठीक है, जो भी नंबर लूँगा मल्टीप्लिकेशन में इस केस में वो 100 के करीब है। 100 से करीब कितना, तो आप बोलोगे तो कुछ भी नहीं, ये रेंज है कि 80 से 120 तक का ही नंबर आप बोल सकते हो कि इस केस में आएगा। मतलब कि 100 के क्लोज जो है वो 80 से 120 तक का कोई भी नंबर। जैसे मैं इस केस में अभी 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 96 इंटू 93, 94 इंटू 97, थर्ड केस 88 इंटू 97। तो ये सब नंबर देख लो 100 से करीब है और 80 से 120 के रेंज में भी आ रहे हैं। और सारा जो नंबर लिए हैं मैं देखो ध्यान से 100 से छोटा लिए हैं। ठीक है, 100 से बड़ा भी लेंगे, 100 से छोटा और 100 से बड़ा भी मिक्स करके भी लेंगे इस केस में। तो सब मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन 80 से 120 तक का ही आप नंबर इस केस में उठाइएगा। कोई दिक्कत है? कोई नहीं। अब मैं अप्रोच सिखाने जा रहा हूँ कि आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। लॉजिक मैं नहीं बताऊँगा, अप्रोच डायरेक्ट आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ये सारा नंबर जो है देखो 100 से 100 मतलब 100 से ये बेस क्या मैंने लिया है कि बोथ नंबर क्लोजर टू 100, मतलब 100 बेस है। ये सारा नंबर का क्या बेस है, 80 से 120 तक का नंबर का जो बेस है वो कितना है, 100 है। तो आप 100 से कंपेयर करो कि 100 से ये 96 कितना कम है, मतलब 96 जो है वो 100 से कितना कम है। ये तो पता है ना कि -4 कम है, ना कि 4 कम है। कैसे भाई, 96 माइनस 100 कितना होता है, -4 होता है ना। तो आप 100 से कंपेयर करो कि ये जो गिवन नंबर है वो 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे ये -4 कम है। 100 से ये कितना कम है, तो आप बोलोगे ये -7 कम है। ठीक है, पहला स्टेप यही करना है आपको मल्टीप्लिकेशन में। और ये कब सुटेबल होगा, 3-3 डिजिट वाला में तो और भी जल्दी आंसर देगा भाई। आपको लग रहा होगा कि ये 2 डिजिट में, आपको ये अभी मैं लिखने में इतना टाइम लगा रहा हूँ, जब आप इसका प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत जल्दी काम करोगे। ये कितना सेकंड लगेगा लिखने में, 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, बहुत कम सेकंड लगेगा। उसके बाद पहला स्टेप यही करना है कि 100 से ये दोनों नंबर को देखना है कि कितना कम है। ओके, सेकेंड स्टेप में करना है जितना कम है 100 से ये दोनों नंबर, उसको मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में लिखना है आपको। 2 डिजिट में, याद रखिएगा 2 डिजिट में। तो -4 इंटू -7 कितना होगा, 28 होगा, प्लस 28, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करना है सेकेंड स्टेप में जितना कम है 100 से ये दोनों को। तो 2 डिजिट में ही लिखना है। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिक 2 डिजिट में है, इसलिए हमको बनाना नहीं पड़ा। अगर 3 डिजिट में आता मल्टीप्लिकेशन तो हम 2 डिजिट लिखते, एक कैरी ले लेते। ये तो हम पिछले स्क्वायर वाला में भी आपको अप्रोच सिखाया था, ये वाला कि 2 डिजिट में ही ये नंबर लिखना है। ये वाला प्रोडक्ट सेकेंड स्टेप में 2 डिजिट में ही लिखना है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, या तो आप इसको सॉल्व कर लो या तो आप इसको सॉल्व कर लो, मतलब इस डायगोनली आ जाओ या इस डायगोनली आ जाओ, दोनों में वैल्यू सेम ही आएगा। क्या करना है, 96 को -7 कर लो तो भी आंसर सेम ही आएगा, या 93 को आप 4 माइनस कर लो तो भी वैल्यू सेम ही आएगा। 93 को अगर 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा आंसर, बोलो भाई 89। या तो आप 96 को 7 माइनस कर लो, देख लो इसमें भी आंसर सेम ही आएगा। तो हम क्यों ना छोटा ही वैल्यू को सॉल्व कर लें। तो 93 को -4 कर लो तो कितना सेकंड लगता है सब्ट्रैक्ट करने में, कुछ नहीं, माइंड में भी हो सकता है 89 आएगा। या तो आप 96 को देख लो 7 माइनस करके तो 89 ही आएगा। तो ये थर्ड स्टेप था, और इसको मतलब ये क्या कर लो, मिला लो तो आंसर आ गया 8928। इसका प्रोडक्ट आता है, आप देख लेना मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से। बोलो भाई मस्त है। एक बार और मैं इसी चीज़ को बताऊं, देख लेते हैं।
मैंने पहले क्या कहा, 100 से कंपेयर करो कि ये दोनों नंबर 100 से करीब हैं और 80 से 120 के बीच में आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से कंपेयर करेंगे कितना कम या कितना ज़्यादा है। ये 100 से कितना कम है, आप बोलोगे -4 कम है। ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 100 से कम है, मतलब 93 - 100 करेंगे। इन्हें कर देना कि 100 - 93 + 7 कर देना। आंसर समझ में आ रहा है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करना है गिवन नंबर को 100 के मतलब बेस किससे कंपेयर कर रहे हैं, 100 से, तो 100 से माइनस करना। ठीक, तो 93, ये 100 से कितना कम है 93, तो -7। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जितना कम है उसको पहले क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 7 चौको कितना होता है 28, लेकिन 2 डिजिट में ध्यान रखना है, इसको लिखना है प्रोडक्ट को। अब थर्ड स्टेप में मैंने क्या बोला, ये डायगोनली सॉल्व करना है। या तो अब इसको सॉल्व कर लो, 96 - 7 कर लो, या 93 - 4 कर लो, दोनों में वैल्यू सेम ही आएगा। तो आप क्यों ना छोटा वैल्यू को ही ज़्यादा प्रेफर करते हो, तो छोटा वैल्यू को से ही सॉल्व कर लो। 93 - 4 कितना होगा, माइंड में कर सकते हो 89। आंसर क्या हो गया, 8928 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आप ये मेथड को जब प्रैक्टिस कर लोगे तो कितना सेकंड लगेगा ये मल्टीप्लाई करने में। और जब ये फॉर्मली आप करते थे, पहले इसको गुना करो, 9 × 28, 9 × 6 = 54, 9 × 9 = 81, 5, ये पहले मल्टीप्लाई करो 2 स्टेप में, फिर ऐड करो। इसमें टाइम लगेगा, आप कैलकुलेटर से ये टाइम सेट करके देख लेना भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा अप्रोच, तो आप बहुत तेज करोगे। ये तो मैं समझाने में इतना टाइम लगा रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है ना। अब मैं फिर एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वाला 94 × 97। ये भी देखो, दोनों नंबर 100 से क्लोजर हैं और 80 से 120 के रेंज में ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 94 × 97, 100 से कितना कम है बोलोगे -6, 100 से कितना कम है बोलोगे -3। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में लिखना है, तो ये तो ऑटोमेटिक 2 ही डिजिट में है, तो कोई टेंशन नहीं है। +18 होगा, -6 × -3। सेकंड थर्ड स्टेप में या तो इसको सॉल्व कर लो या तो इसको सॉल्व कर लो, तो 94 - 3 कितना होगा बोलोगे तुम 91, आंसर 918। और इसको क्या कर लो, मिला लो, 91 18 आंसर। बोलो भाई। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 88 × 97, 88 × 97, फिर वही चीज़। 100 से कितना कम है तो बोलोगे -12, 100 से कितना कम है तो आप बोलोगे -3। ठीक है, 12 × 3 कितना होता है, इसको कितना टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, बहुत कम, 36। फिर या तो इसको सॉल्व कर लो या तो इसको सॉल्व करो, तो क्यों ना हम छोटा नंबर से ही डील करें। तो 88 - 3 कितना होगा 85, या तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो सेम ही आंसर आएगा। 97 - 12 भी 85 ही आएगा, दोनों सबको मिला लो, 8536 आंसर। तो ये कौन सा केस था कि दोनों नंबर 100 से क्लोज हैं, 80 से 120 है, और ध्यान से देखो हम दोनों नंबर को 100 से छोटा ले रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों नंबर को 100 से बड़ा ले रहा हूं और 80 से 120 वाला ही नंबर लूंगा। ठीक है, तो सारा केस मैं डिस्कस करूंगा केस वाइज, तो सारा चीज आएगा। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड वाला, 112 × 113, 102 × 105, 106 × 107। ये देखो सब सारा नंबर 100 से मतलब करीब हैं, क्लोजर हैं, और 80 से 120 के रेंज में ही आ रहे हैं। और ध्यान से देखो हम दोनों नंबर को 100 से बढ़ा लिए हैं, और अगला जो केस पढ़ाऊंगा उसमें एक 100 से छोटा लूंगा और एक 100 से बड़ा लूंगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो ही बताऊंगा। इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस में सेम है। कंपेयर करना है 100 से, 112 × 113 कर रहा हूँ। 100 से कितना ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है ना 100 से, तो कितना ज़्यादा है तो आप बोलोगे +12 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है तो आप बोलोगे +13। कैसे, 113 - 100 करेंगे तो +13 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने में आप लोग अभी भी ऐसे करते होगे जैसे करते हो, लेकिन मैं इसका अप्रोच बताऊं कि ये वाला जल्दी से कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। ये वाला बहुत कम टाइम लगता है भाई, 12 × 13। आप ये मत करो, इस तरह से करो। आप क्या करो कि ये जो 12 × 13 करना है, तो 13 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 + 3, या तो ठीक उल्टा कर लो, आप 13 × 12 कर लो, तो 13 को 12 को क्या लिख दो 10 + 2 लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करो। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करने में कितना सेकंड लगेगा, बहुत कम। माइंड में भी आप कर सकते हो कि पहले 12 को 10 से गुना करना है तो 120 आएगा, फिर 12 को 3 से गुना करना है तो 36 आएगा, और दोनों को ऐड कर दो, 120 + 36 कितना होगा 156। जैसे आप ये करते हो, इसमें जितना टाइम लगाते हो या टाइम लगता है नहीं लगता है तो भी ठीक है, आप ऐसे ही करो। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता हूँ ये छोटा छोटा नंबर को मल्टीप्लाई। मैं क्या करता हूँ कि या तो 13 को पकड़ लेता हूँ या तो 12 को पकड़ लिया, और इसको क्या कर लिया 10 + 3 में, मतलब 10 में ही हम क्या करते हैं इस नंबर को लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमको 0 बस चिपकाना होता है। तो मैं क्या करता हूँ 12 को
10 + 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 12, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइंड में ही कर लेता हूं 120, और 12 को फिर 3 से कर लेता हूं तो 36, दोनों को मिक्स ऐड कर लेता हूं तो 156 आ जाता है। या तो आप ऐसे करते हो तो ऐसे करो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जब छोटा नंबर आया, ये सब 14 × 15, 17 × 18, मतलब 20 के रेंज वाला, तो आप ऐसे ही करो। जैसे 17 को मैं पकड़ लिया, 18 से गुना करना है तो पहले क्या करो, 17 को 10 से गुना कर लो तो 170 आएगा, माइंड में कर लो। फिर 17 8 आपको आना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको वो मतलब मल्टीप्लाई आना चाहिए 17 का, मतलब सॉरी टेबल आना चाहिए। तो उसके लिए तो आपको 20 तक टेबल याद होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप ऐसे करते हो, ये छोटा नंबर को मल्टीप्लाई तो कर लो। लेकिन पहला स्टेप में क्या करना है कि 100 से कितना ज़्यादा है तो 12 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है तो 13 ज़्यादा है। अब इसको क्या कर लो, पहला स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में लिखना होता है। तो कितना आएगा, 56 लिखेंगे, क्योंकि 156 मल्टीप्लाई करके आएगा 3 डिजिट में, लेकिन 56 लिखेंगे। एक जो बच गया उसको कैरी में ले लेंगे, कैरी में। फिर डायगोनली सॉल्व करो, या तो इसको कर लो या तो इसको कर लो, सेम ही आंसर देगा। तो किसी को पकड़ लो, छोटा वाला ही को पकड़ लो। तो 113 + 112 कितना टाइम लगाएगा जोड़ने में, बहुत कम, तो 125, और एक जो कैरी था वो ऐड हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 12656। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, 112 × 113 जो होता है वो 12656 आएगा। कितना ईजी अप्रोच है। जैसे कि फिर से लेते हैं 102 × 105, कंपेयर करो, 100 से कितना ज़्यादा है तो +2, 100 से कितना ज़्यादा है तो +5। तो पहला सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में लिखना है तो 10। फिर इसको डायगोनली किसी को एक को पकड़ के सॉल्व कर लो, 102 + 105 कितना होता है 107, तो आंसर कितना आ गया 107 10। बोलो भाई, टाइम बहुत कम लग रहा है ना। 106 × 107 देखते हैं। 100 से कितना ज़्यादा है तो +6, 100 से कितना ज़्यादा है तो +7। 100 के बेस से ही कंपेयर करना होता है ना, क्योंकि 100 से नंबर क्लोजर है। ये देखो कितना है, ये इसका सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई करो, 7 6 42। फिर इसको सॉल्व कर लो या तो इसको सॉल्व कर लो। 106 + 107 कितना होगा, आप बोलोगे 113, तो आंसर आ गया 113 42। एक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं 2 केस लिया था, उसमें क्या लिया था, दोनों नंबर या तो 100 से छोटा लिए थे और 80 से 120 तक का रेंज में लिए थे। इसमें भी देखो 80 से 120 तक का ही रेंज है, लेकिन इसमें भी मैंने दोनों नंबर 100 से बड़ा लिया हूँ। अब क्या करूँगा, मिक्स करता हूँ, एक नंबर 100 से बड़ा लूँगा, एक नंबर 100 से छोटा लूँगा। इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा प्रोसेस में, ज़्यादा नहीं। जैसे मैं लिया 96 × 102, ये क्या है, दोनों नंबर 100 से करीब है, लेकिन ध्यान से देखो, एक नंबर 100 से छोटा लिए हैं, एक नंबर 100 से बड़ा लिए हैं। इसको कैसे अप्रोच करेंगे, पहला तो स्टेप सेम ही है कि देखो नंबर 100 से कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो पहले बताओ 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे -4, मतलब 4 कम है, -4 कम है। 100 से कितना ज़्यादा है ये वाला, तो +2 है। सेकेंड स्टेप भी सेम ही है, ये जो मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है कितना, 2 डिजिट में ही लिखना है, तो ये आएगा -8 आएगा। इस बार देखो प्लस और माइनस होता है, वहाँ पे क्या था माइनस यहाँ पे आ रहा था, या तो प्लस आ रहा था तो प्लस हो जा रहा था। यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है 8 को, तो कैसे लिखेंगे 08, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ आएगा ना ये, तो माइनस आप लोग क्या कर लो, माइनस के साथ आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 08। अब इसको फिर ये सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करते हो, या तो इसको सॉल्व कर लो या तो इसको सॉल्व कर लो, सेम ही बात आएगा। या तो 102 को 4 से सब्ट्रैक्ट कर लो, या तो 96 में 2 ऐड कर लो। तो हम क्यों ना, 96 में 2 जल्दी हो जा रहा है, तो 98 आएगा। ये भी स्टेप सेम ही है, लेकिन यहाँ पे माइनस याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस के साथ लिखना है। ये वाला थोड़ा सा चेंज है प्रीवियस से, क्योंकि उसमें प्लस आ जा रहा था, तो हमको प्लस लिखने का जरूरत क्यों नहीं पड़ रहा था, बताऊंगा अभी थोड़ा देर में। ये 98 आ गया, ये वाला सॉल्व करके। अब क्या करना है, ये इसमें थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ जाता है कि 98 है जो आया ये वाला सॉल्व करके, और उसमें जो बेस था वो क्या था, 100 है ना, ये इसका बेस क्या है 100 है। तो 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो चिपका दो, 98 जीरो में से 08 अब सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। 98 जीरो मतलब 98 100 में से जब 08 सब्ट्रैक्ट कर लो तो आंसर आ जाएगा कितना, ये 9792 आंसर इसका प्रोडक्ट का। इसमें चेंज आ रहा है, मतलब ध्यान रखिएगा, अगर एक नंबर 100 से छोटा है और एक नंबर 100 से बड़ा है तो उसमें क्यों थोड़ा सा चेंज हो जाता है मैं बताता हूं। जैसे वो सब नंबर ले रहा था 102 × 103, तो इसमें मैंने बोला था कि 100 से कितना ज़्यादा है तो +2, 100 से कितना ज़्यादा है तो +3। सेकेंड स्टेप में इसको प्रोडक्ट करके लिखते थे 2 डिजिट में, तो प्लस क्या होता था प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देते थे 6, मतलब 06 में लिखेंगे, मतलब 2 डिजिट में, तो 06, और ये वाला को या तो सॉल्व कर लो या तो ये वाला को 102 +3 कितना होगा 105 आंसर। तो इसमें 00 या एक और स्टेप बढ़ाने का जरूरत इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ना ये प्लस में आता था। अगर ये प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है तो हमको एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 100 से जो ये सॉल्व करके आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट करके आपको आंसर बोलना है। क्यों ऐसा हो जाता था, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं 00 से मल्टीप्लाई करता 102 + 103 को,
तो 105 और 0 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई करता तो 0 0 आता, और ये वाला कितना प्रोडक्ट आया था तो प्लस 06 आएगा। तो ऐड करो तो ये आंसर यही देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ रहा है ना, प्लस है तो प्लस में तो ये मिक्स मतलब ये हो जाता है ना, एडअप हो जाता है तो कंबाइन हो जाता है, लेकिन माइनस में तो सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा ना, इसलिए हमको 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर इसको माइनस करके ही आंसर बोलना है। और ऐड वाला में अगर प्लस में ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है तो तुमको टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट पहले ये प्रोडक्ट कर लो, 2 डिजिट में लिख लो, ये वाला को सॉल्व कर लो या तो ये वाला को सॉल्व कर लो और डायरेक्ट क्या कर लो, कंबाइन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है? ये वाला केस आपको ध्यान रखना है कि अगर एक नंबर 100 से छोटा है और एक नंबर 100 से बड़ा है, उसमें प्रोडक्ट ये वाला जो चीज आएगा उसको 2 ही डिजिट में लिखना है, लेकिन प्रोडक्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो एक स्टेप और क्या बढ़ जाता है कि ये वाला जो सॉल्व करके आएगा या तो ये वाला या तो ये वाला, या तो 96 में +2 कर दो या तो 102 में -4 कर दो, तो कितना आएगा 98 आएगा। उसमें 100 से और मल्टीप्लाई कर दो। 98 में 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 2 0 चिपका दो। क्यों? क्योंकि 100 बेस पे सारा बात हो रहा है ना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई हुआ। अब 98 100 में ये 0 मतलब 8 को सब्ट्रैक्ट कर लो, बहुत कम टाइम लगेगा। कितना? 9792। इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर यही आएगा। तो आप इसको जब अपने हैबिट में डेवलप करोगे ना, बहुत प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। और एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, एक 100 से छोटा एक 100 से बड़ा, देखते हैं। 94 गुने 105, 100 से कितना कम है जल्दी जल्दी लिखो, -6। 100 से कितना ज़्यादा है तो +5, ये साइन मत भूल जाना, -6 +5। इसको मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में लिखो, कितना आएगा -35, साइन के साथ आएगा माइनस, याद रखिएगा। प्लस वाला में दिक्कत नहीं होता था, डायरेक्ट लिख दो और कंबाइन कर लो, लेकिन माइनस वाला में ध्यान रखना होता है। 94 में या तो 5 ऐड कर लो या 105 में -6 कर लो, सेम ही वैल्यू देगा। तो 94 में क्यों ना हम 5 ऐड कर ले तो कितना आएगा 99। और इसमें एक और स्टेप क्या करना होता है, ये वाला नंबर को 100 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 चिपका दो। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 9900 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम। बोलो भाई, आंसर आ गया ये प्रोडक्ट। तो माइनस वाला में ध्यान रखना है कि एक स्टेप और बढ़ जाता है, ये वाला जो वैल्यू आएगा डायगोनली सॉल्व करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ये इसको सब्ट्रैक्ट कर लो इस प्रोडक्ट को। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? तो केस समझ में आ गया ये वाला केस। तो आप लोग आज प्रैक्टिस क्या करोगे कि 80 से 120 तक का नंबर लोगे, इसके बीच के रेंज का पहले उठाओगे कि 100 से दोनों छोटा है और इस रेंज का है। सेकंड स्टेप में क्या करो, सेकंड केस में क्या करोगे, दोनों 100 से बड़ा ले लेना नंबर और इसी रेंज का लेना। और थर्ड स्टेप में अभी वाला जो बता रहे हैं, एक नंबर 100 से छोटा और एक नंबर 100 से बड़ा ले लेना और इसी मतलब स्टेप को फॉलो करके देखना और फिर प्रैक्टिस करना और फिर देखना एक दिन जो इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे, फॉर्मली करते थे, उसमें कितना टाइम लगता था और इस अप्रोच में कितना टाइम लगता है। बहुत बहुत मेजर डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो आज जो मैं केस 1 पढ़ाया वो 80 से 120 तक वाला ही नंबर पढ़ाया। उसमें बेस क्या था, 100 से दोनों नंबर करीब ले रहा था मैं और 80 से 120 तक का रेंज वाला ले रहा था। ऐसा मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आए तो हम लोग कर सकते हैं। आज जो मैं केस 1 हो गया वो मैं डिस्कस कर दिया और फिर कल मैं अभी मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन में मास्टरी करवा के ही छोड़ूंगा। एक और मैं पढ़ाने जा रहा हूं 11, स्पेशल केस होता है एक 11 से मल्टीप्लाई करना कोई भी नंबर का। इसका जो मेंसुरेशन में बहुत मदद करता है। जब मेंसुरेशन में पाई आ जाता है ना मल्टी सॉल्व करके, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और 22 में देखो 11 छुपा होता है, 11 गुने 2। तो जब 11 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो वो बहुत बार टकराएगा आपको कैलकुलेशन करते हुए, तो उसका बहुत बहुत बेहतरीन तरीका होता है। वो मैं आपको इस केस में स्पेशल केस विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 पढ़ाने जा रहा हूं आज। स्पेशल केस, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना किससे, 11 से, विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11। तो ध्यान से देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 11 से कोई भी नंबर को, कोई भी नंबर एनीवन, इसमें कोई भी केस नहीं है 11 से मल्टीप्लाई करना कोई भी नंबर का, दुनिया का कोई भी नंबर का। ठीक है, 11 से लेकिन मल्टीप्लाई करने का ये केस कैसे, मान लो मैं कितना भी बड़ा नंबर ले लूँ, इतना से बड़ा तो नहीं आने वाला है ना यार, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सब आएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ एक केस समझ, एक एग्जांपल समझ जाइएगा, आप सारा को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 11 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट डिजिट को क्या लिख दो, पहले एज इट इज लिख दो। ठीक है, फिर क्या करो, ये वाला को ऐड करते चलो ऐसे, फिर इसको ऐड करते चलो, 6 4 10, कैरी के साथ, कैरी के मतलब कैरी कितना आ गया 1 आ गया, 6 4 कितना होता है 10, 0, कैरी कितना बचा 1। अब इसको इससे ऐड करो, 7 4 11, कैरी कितना था 1 था, तो ऐड होगा तो 12 हो जाएगा तो 2 लिख लो, फिर कैरी कितना बचा 1 बचा, फिर इसमें ऐड करो, ये 7 3 10, कैरी कितना था 1 था तो 11 हो गया, 1 बचा अभी भी कैरी। अब क्या कर लो, एक जो कैरी बचा यहाँ पे लिख दो ऊपर और इसको 3 + 1 कर लो, आंसर आ गया 41206 आंसर। समझिए मैं कैसे कर रहा हूँ, अप्रोच सीखना है बाबा, नहीं तो नहीं होगा फिर क्वेश्चन। पहले 11 से मल्टीप्लाई करना है दुनिया का कोई भी नंबर, यूनिट डिजिट को एज इट इज यूनिट डिजिट पे लिख दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर 7 6 को ऐड कर लो, 7 6 कितना होता है 13, 3 कैरी कितना हुआ 1,
फिर इसको ऐड करो, 7 4 11, कैरी कितना था 1 था तो ऐड हुआ तो 12, फिर कैरी कितना बचा 1, 5 4 9, एक कैरी था तो 10, एक और कैरी आया तो उसको ऊपर लिख लो और 5 + 1 कर लो 6। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 4 3 × 11, यूनिट डिजिट को एज इट इज लिख लो। 4 + 3 7, कोई भी कैरी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 4 2 6, कोई कैरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट स्टेप में क्या करते थे, इसको जो कैरी आता था उसमें ऐड करते थे, लेकिन इसमें कैरी नहीं आया तो उसको जीरो कैरी नहीं आया मतलब 0, तो लास्ट में क्या कर दो, 2 + 0 कितना होता है 2। बोलो भाई, तो स्टेप समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे 3 1 2 × 11 कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट को एज इट इज लिख दो, फिर इसमें ऐड करते चलो। 2 + 1 3, कोई कैरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। 3 + 1 4, कोई कैरी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैरी नहीं मतलब लास्ट में 0, तो 3 लास्ट वाला स्टेप यही वाला से ना ये ऐड करते थे जो भी कैरी या नहीं आया तो 3 + 0 कितना 3। बोलो आया समझ में क्या। जैसे 12 × 11 करना है, कितना जल्दी आंसर देगा यार। यूनिट डिजिट एज इट इज, 2 + 1 3 और 1 + 0 1 1 3 2। बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या। और बड़ा ले क्या, 8 4 3 2 × 11 कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट एट डिजिट अब ऐड करते चलो। 3 2 5 4 3 7, कैरी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अब आएगा कैरी। 8 4 12, 2 कैरी कितना 1, ऊपर लिख दो कैरी और इसको लास्ट में ऐड कर दो। 8 + 1 जितना कैरी आया 9, कैरी नहीं आता तो 0 लिख देते और इसको ऐड कर देते। 8 + 0 8 ही आता, और यहाँ पे कैरी आ गया इसलिए एक ऐड होके लिखा गया 9 9 2 7 5 2 आंसर। तो आपको ध्यान क्या करना है, 11 का मल्टीप्लाई में दुनिया का कोई भी नंबर आए पहले इसको क्या कर लो, यूनिट डिजिट को एट डिजिट लिख दो, अब फिर ऐड करते चलो इस तरह से ट्रायंगल बना के। 3 + 2 5, फिर 4 + 3 अगर कैरी है तो उसको ऐड भी करते चलना अगला स्टेप में। 3 + 2 5, कोई भी कैरी नहीं तो 5 लिख दो। 4 + 3 7, फिर 8 + 4 12, 2 कैरी 1, फिर 8 प्लस जो कैरी आया उसको ऐड करके 8 + 1 तो कितना आ गया 9। कर लोगे क्या, आप रैंडम नंबर लेके करना। अब मैं इसका यूज दिखाता हूं कि इसका एक्सपेंशन और कहां होता है मेंसुरेशन में, तो मैं इसका ध्यान दिलवाता हूं कि कैसे होता है। अगर सपोज डैट ये एक्सपेंशन आ जाए 963 ये 22, इसको कितना जल्दी आप कर लोगे देख लो। 22 में क्या 11 छुपा हुआ है क्या, देखो जहां 11 छुपा हो ना वहां या तो डायरेक्ट दिख रहा हो या तो छुपा हो, वहां भी सतर्क हो जाओ कि यार यहाँ 11 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। 22 में 11 छुपा हुआ है क्या, बिल्कुल कहो कि हाँ छुपा हुआ है। 22 में 11 का मतलब 2 × 11, कोई दिक्कत। 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको कितना टाइम लगेगा, बहुत कम लगेगा। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो 11 को, क्योंकि 11 का हमको पता है कि कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 11 से हमको आता है, तो 11 को छोड़ दो ना भाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 9 18 19। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है 1926 को, कितना जल्दी हो जाएगा। यूनिट डिजिट को एट डिजिट, फिर ट्रायंगल बना के ऐड करते चलो। 6 2 8, 9 2 11, कैरी 1, फिर कितना 9 1 10, कैरी 11 1, फिर एक जो कैरी लास्ट में बच गया उसको इससे ऐड कर दो लास्ट वाला से, तो 1 1 2। बोलो भाई कितना जल्दी आ गया आंसर। आप इसको 963 को इस तरह से मल्टीप्लाई करो और ये वाला देखो कितना जल्दी आ गया। तो ये चीज देखना है, जहां पे 11 छुपा भी हुआ है वहां भी सतर्क हो जाना है कि यार यहाँ पे 11 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यहाँ 11 छुपा हुआ था, 2 जो बचा इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दिए तुरंत, फिर 11 से कॉन्सेप्ट ये वाला लगा दिए। बोलो, तो यूनिट डिजिट मतलब 11 से मल्टीप्लाई करना आ गया, तो आप लोग रैंडम नंबर लेके करेंगे। कल मैं फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब इसका एक और चीज दिखाता हूँ, मेंसुरेशन वाला जो अभी बता रहा था कहाँ पे यूज बन जाता है। जैसे सॉल्व करते करते मेंसुरेशन चैप्टर में ये वाला चीज बन गया, तो 4935 पाई। अब इसको सॉल्व करने में जितना टाइम लगाओगे वही आपका आंसर निकालने, और जो बच्चा इसको जल्दी से निकाल लेगा उसी में आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर ये लास्ट सॉल्व करते करते आ गया और आंसर वैल्यू में दिया हुआ पाई में नहीं, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7, पहले तो 7 से कट रहा है तो पहले 7 से काट लो 709 आएगा। 7 से 49 0, और फिर ये कितना आएगा, ओ सॉरी यार 705 आएगा। ठीक है, 7 से इसको काट रहा है ना तो काट लो 705। अब इसको 705 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 22 से। अभी आता है हमको कैसे, 22 में ये 11 × 2 होता है, मतलब 11 छुपा हुआ है। पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना टाइम लगेगा, बहुत कम। 5 दूनी 10 और 11, और फिर ये कितना आएगा 7 14, ये 14 10 × 11। इसको कर लो ये इसको कर लो अब 11 वाला कॉन्सेप्ट से। यूनिट डिजिट एज इट इज, ये वाला फिर ट्रायंगल ऐड करते चलो। 0 + 1 1, 4 + 1 5, 4 + 1 5, और ये लास्ट में कितना आ गया 1 जो बच गया। इसमें कैरी कोई भी नहीं है तो 0 ऐड कर लो, तो 1 + 0 1, आंसर आ गया 15510। बोलो भाई, तो आप ये चीज को देखो कितना जल्दी आंसर फेंक दे रहा है, समझ में आ रहा है। सॉरी यहाँ पे 2 5 मैंने लिख दिया गलती से यार, सॉरी। हाँ सही है। कहाँ गया यार ये 0,
ये 1, ये 5, हाँ सही है, सॉरी सही है। पहले 0, फिर 4, 0 + 1 1, फिर 4 + 1 5, फिर 4 + 1 5, फिर जो 1 लास्ट में बच गया, कैरी कुछ भी नहीं था, तो 0 + 1 कितना 1। ठीक है, यही आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑल ऑफ क्लियर। तो ये चीज़ देखो, 11 का कॉन्सेप्ट का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही तगड़ा है। आप और भी दिखाएं क्या, एक आध एग्जाम्पल? बोलोगे हाँ दिखाइए ना सर, क्या होगा, एक दिखाते हैं आपको। ये वाला आ गया तो बोलो भाई ये तो पसीना छोड़ दोगे ना क्या तुम लोग, डायरेक्ट जैसे फॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे ऐसे। 33 में क्या 11 छुपा हुआ है? बिल्कुल छुपा हुआ है, 11 × 3। और डेसिमल तो पहले देखो मत, क्यों? क्योंकि लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल चिपका देंगे एक यूनिट के बाद, तो डेसिमल तो पहले भूल जाओ। इसको सिंपली पढ़ो 564 × 33। तो 33 में क्या 11 छुपा हुआ है? बिल्कुल छुपा हुआ है, 11 × 3। तो 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना टाइम लगेगा? बहुत कम। जैसे इसमें 2 से करते थे कितना टाइम लगता था? बहुत कम, क्योंकि इसमें 2 छुपा होता था, 2 × 11 था, तो 11 को छोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे रेस्ट नंबर को। यहाँ पे 11 × 3 था, तो 3 से रेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल अभी भूल जाओ। तो 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम। 4 × 12, 6 × 18, 19, 5 × 15, 16 इंटू 11 बच गया। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, यूनिट डिजिट एज इट इज, फिर डायगोनली ऐड करते जाओ। 2 + 9 11, वह एक कैरी, 9 × 6 15, एक कैरी जो था 16, 6 × 1 7, और एक जो कैरी था 8। अब कैरी नहीं बचा तो 1 + 0, तो कितना आएगा? 1 1 6 1 8 6 1 2। अब डेसिमल लगाना है, कहाँ पे लगाना है? एक डिजिट के बाद लगाना है, तो लगा लो, आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो जैसे फॉर्मली करते हो। इतना कम टाइम लगेगा क्या? ये तो हम बता रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, और प्रैक्टिस कर लोगे तेजी से लिखते जाओगे सारा चीज जो अप्रोच है। तो देखो 11 जहां भी छुपा हो ना वहां सतर्क हो जाए। यहाँ पे 33 था, मान लो यहाँ पे 44 भी रहता तो सतर्क हो जाते। क्यों? क्योंकि 4 × 11 लिख सकते थे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 11 छोड़ देते, फिर 11 वाला कॉन्सेप्ट लगा देते। बोलो, ये सब मल्टीप्लिकेशन करने में आपको फास्ट बनाएगा। आज मैंने स्पेशल केस भी पढ़ा दिया है, 11 से दुनिया का कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना कैसे होता है, कल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोग इसको मतलब प्रैक्टिस में लाइए, ढालिए इसको, ठीक है? क्या अप्रोच है मैं एक बार और लास्ट आपको बता देता हूं। 11 से दुनिया का कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का, पहले यूनिट डिजिट को एट डिजिट लिख देना है यूनिट डिजिट पे, फिर ट्रायंगल बना के ऐड करते चलो। 3 2 5, 4 3 7, कैरी आता तो कैरी भी ले लेते हैं आगे जाके अगला स्टेप में। 4 3 7, 4 2 6, फिर कैरी कुछ नहीं है तो 2 + 0, अगर कैरी रहता तो यहाँ पे लिख के ऐड करते थे। 2 + 0 कितना? 2 आंसर। बोलो क्लियर है? अब मैं क्यूब पे आ रहा हूं भाई। अब मैं मल्टीप्लिकेशन का आज आपको बता दिया कि बेस 100 वाला कैसे करते हैं, जो 80 से 120 तक का नंबर है के बीच का नंबर मल्टीप्लाई करना है, कि कितना ज़्यादा है 100 से कितना कम है, वो वाला सिखा दिया हूँ। कल मैं और भी लाऊंगा मल्टीप्लिकेशन का, स्पेशल केस बता दिया 11 का कैसे होता है दुनिया का कोई भी नंबर का। और मैं आज क्यूब पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्यूब कैसे तुरंत निकालते हैं। स्क्वायर वाला तो बता ही दिया था, क्यूब पे डिस्कशन करना है। क्यूब के लिए एक क्राइटेरिया है कि आपको जो क्यूब जो है वो 1 से 10 तक याद होना चाहिए। उसका पहला क्राइटेरिया यही है कि जो क्यूब है आपको 1 से 10 तक याद होना चाहिए। बहुत ही बेनिफिशियल क्राइटेरिया है, अगर नहीं याद है तो आप कंपटीशन की दुनिया में नहीं हो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, ये याद होना चाहिए पहला क्राइटेरिया। अब दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए क्यूब, मतलब सॉरी दुनिया का क्या बोल रहा हूँ, क्यूब निकालने के आ जाए जिसका परफेक्ट क्यूब पॉसिबल है, याद रखिएगा। नॉन परफेक्ट वाला मैं कल बताऊंगा, जिसका परफेक्ट अप्रॉक्स में आंसर आता है वो कैसे जल्दी से लिखें, लेकिन जिसका पॉसिबल है एग्जैक्ट आंसर आता है क्यूब का, उसका कैसे निकाले वो अप्रोच सिखा रहा हूं। पहला कंडीशन ये है कि ये याद होना चाहिए। अब देखो जैसे स्क्वायर में देखते थे कि किसका यूनिट डिजिट किस में लाई करता है स्क्वायर वाला में, तो वह क्यूब वाला बहुत ईजी होता है याद करना। कैसे? जैसे स्क्वायर में बोलते थे कि 1 जो यूनिट डिजिट है वो किसके किसके स्क्वायर में आता था, तो 1 के भी स्क्वायर में आता था, 9 के, मतलब 2 केस बन जाता था। तो वहां पे देखना पड़ता था कि कौन सा नंबर ले, ध्यान है ना यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे? 1 जो यूनिट डिजिट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 में ही लाई करेगा। देख लो 1 के क्यूब में ही लाई करेगा और किसी के क्यूब में लाई नहीं करेगा। 8 जो यूनिट डिजिट है वो सिर्फ और सिर्फ किस में लाई करेगा, 2 के क्यूब में ही लाई करेगा और किसी में लाई नहीं करेगा। 7 जो यूनिट डिजिट है वो 3 का, मतलब एक ही केस इसमें बनेगा, तो दिक्कत नहीं होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने का तरीका भी बहुत ईजी है। कैसे? 4 का क्यूब देखो 4 में ही लाई कर रहा है, 1 का क्यूब 1 में ही लाई कर रहा है, मतलब 4 का क्यूब तुरंत याद हो सकता है। 1 का क्यूब 1 में, 4 का क्यूब 4 में, 5 का क्यूब 5 में, 6 का क्यूब 6 में, ये भी याद हो जाएगा तुरंत। 9 का क्यूब 9 में, और ये 10 का क्यूब तो जानती हैं 0 में लाई करेगा। तो ये सब तो तुरंत याद हो जाएगा कि 1 का क्यूब 1 में, 4 का क्यूब 4 में, 5 का क्यूब 5 में, 6 का क्यूब 6 में, 9 का क्यूब 9 में, 10 का क्यूब 0 में। अब ये जो बच गया उसको कैसे याद करेंगे, तो इसका भी मैं बता देता हूँ।
ऐसे ऐसे याद रखना, ये देखो 7 3, मतलब 8 जो है यूनिट डिजिट वो किसके क्यूब में लाई करेगा, 2 के क्यूब में, और 2 जो यूनिट डिजिट है वो किसके क्यूब में लाई करेगा, तो 8 के क्यूब में। उसी तरह से 7 जो यूनिट डिजिट है वो 3 के क्यूब में लाई करेगा, और 3 जो यूनिट डिजिट है वो 7 के क्यूब में लाई करेगा। तो याद हो जाएगा, मतलब एक ही केस बनेगा सबका, वहां पे 2 केस नहीं बनेगा स्क्वायर जैसा कि एक यूनिट डिजिट है वो किसी 2 में आ रहा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एक ही केस बनेगा। एक ही केस आपको याद रखना है कि किसका यूनिट डिजिट किसके क्यूब में लाई करेगा। तो याद तो रखने का तरीका बता ही दिया कि 1 वाला तो सिंपली याद रखेगा, 1 में 1 में, 4 का 4 में, 5 का 5 में, 6 का 6 में, 9 का 9 में, 10 का 0 में। इसका याद रखने का 8 जो यूनिट डिजिट है वो 2 के क्यूब में लाई करेगा, 2 यूनिट डिजिट 8 के क्यूब में लाई करेगा, 7 जो यूनिट डिजिट है वो 3 के क्यूब में लाई करेगा, और 3 जो यूनिट डिजिट है वो 7 के क्यूब में लाई करेगा। याद इतना आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखो क्यूब कैसे फटाफट निकालोगे, आप दिखा देते हैं कैसे निकालोगे, धैर्य रखिएगा थोड़ा देर और। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जो मैं लाया हूं जिसका क्यूब पॉसिबल है, परफेक्ट क्यूब, इसका एक ही मेथड इसका है और वही मेथड शॉर्ट है, ठीक है। देखो स्क्वायर में कैसे निकालते थे, इधर से आते थे, पहला मेथड याद करो स्क्वायर वाला, इधर से आते थे 2 डिजिट पकड़ते थे, बाकी को सेकंड ग्रुप में डाल देते। इसमें क्या करना है, क्यूब निकालना है, मतलब 3, मतलब क्यूब का मतलब 3, तो मतलब यहाँ से आना है 3 डिजिट पकड़ना है। इसमें ये अंतर होता है, 3 डिजिट पकड़ना है एक साथ एक ग्रुप में, बाकी जो बच गया उसको दूसरे ग्रुप में डाल देना। पहला स्टेप क्लियर है क्या, इधर से आना है 3 डिजिट पकड़ना है, बाकी को अगले ग्रुप में डाल देना है जो बच गया, ठीक है। अब सेकंड ग्रुप पे डिस्कशन करना है, ये जो नंबर है वो किसके क्यूब में, 2 नंबर के क्यूब में लाई करेगा, किन 2 नंबर के क्यूब में लाई करेगा। अब आपको याद ये नहीं रहेगा तो आप कैसे निकाल पाओगे 1 से 10 तक का क्यूब। तो याद रखिएगा कि जो 132 है वो किन 2 क्यूब के बीच में लाई करेगा, तो आप कहिएगा कि 5 का क्यूब और 6 का क्यूब के बीच में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 215 और 6 का क्यूब जो होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216, इसके बीच में 132 लाई करेगा। ये सेकंड स्टेप में फिर याद करो स्क्वायर वाले में क्या करते थे, छोटा वाला को पिक कर लेते थे। इसमें यही है कि छोटा वाला को क्या कर लो, पिक कर लो आंसर में। पहला स्टेप क्लियर है क्या, दूसरा स्टेप तक। पहला स्टेप में क्या करना है, इधर से और 3 डिजिट को पकड़ लो एक साथ, बाकी को सेकंड ग्रुप में डाल दो। सेकंड ग्रुप में फिर डिस्कशन करना है कि ये जो नंबर बच गया सेकंड ग्रुप वाला वो किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है। फिर छोटा वाला नंबर पिक कर लो, फिर आ जाओ फर्स्ट वाला ग्रुप पे। जो यूनिट डिजिट है फर्स्ट वाला ग्रुप का वो 1 है, तो 1 जो है वो किसके क्यूब में लाई करता है, एक ही केस बनेगा इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का क्यूब में ही बस लाई करेगा। तो स्क्वायर वाला में 2 केस नहीं ना बन रहा है कि 2 नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 हो सकता था, तो वहां पे हमको केस भी चेक करना पड़ता था। फर्स्ट मेथड में याद करो कि प्रोडक्ट करके हमको सेकंड ग्रुप से कंपेयर करना पड़ता था कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। फिर हम अगर सेकंड वाला ग्रुप बड़ा आता था तो हम बड़ा नंबर पिक कर लेते थे, याद है ना स्क्वायर वाला में फर्स्ट मेथड जो बताया था। इसमें नहीं होगा ऐसा कुछ, एक ही केस बन रहा है कि 1 का क्यूब ही सिर्फ 1 में लाई करेगा, तो डायरेक्ट 1 ही पिक कर लो आंसर में। आंसर तो बहुत ईजी है। एक और एग्जांपल देखें क्या, 328509। पहले क्या कर लो, 3 नंबर इधर से पिक कर लो एक ग्रुप में, बाकी को एक ग्रुप में रख लो। अब ये नंबर चेक करो कि 328 किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे 6 का क्यूब और 7 का क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। 7 का क्यूब 343, 6 का क्यूब 216। छोटा वाला नंबर को पिक कर लो 6। अब आ जाओ फर्स्ट ग्रुप पे, ये जो 9 यूनिट डिजिट है वो किन के क्यूब में लाई करता है, तो आप बोलोगे कि ये जो 9 है वो किसके क्यूब में लाई करता है, तो 9 के क्यूब में लाई करता है। ध्यान रखना भैया, 9 का क्यूब में, तो ये एक ही केस बन रहा है तो 9 ही पिक कर लो आंसर में, 69 आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 804357। पहले 3 पिक कर लो, फिर बाकी को एक ग्रुप में। ये जो 804 है वो किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में लाई करेगा, तो आप बोलोगे 9 का क्यूब के बीच में और 10 का क्यूब के बीच में। 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729। छोटा वाला को पिक कर लो आंसर में पहले 9। फिर आ जाओ ये वाला ग्रुप पे डिस्कस करने, यही तो कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला ग्रुप पे डिस्कशन करने पे क्या करेगा, इस 7 यूनिट डिजिट वो 7 यूनिट डिजिट किसके क्यूब में लाई करता है, तो आपको याद करवाया ना कि 7 यूनिट डिजिट किसके क्यूब लाई करता है, तो 3 के क्यूब में। देखो 7 यूनिट डिजिट 3 के क्यूब में लाई करता है, याद तो करवाया था कि 7 यूनिट डिजिट 3 के क्यूब में लाई करता है और 3 यूनिट डिजिट 7 के क्यूब में लाई करता है, तो ये तो याद होना चाहिए ना। तो ये 7 यूनिट डिजिट किसके क्यूब में लाई करता है, तो 3 के क्यूब में, तो 3 आंसर में पिक कर लो, तो आंसर कितना आ गया 93। तो स्टेप समझ में आ गया, क्यूब का क्या करना है, एक ही मेथड है। क्या करना है, पहला स्टेप में आओ, इधर से आओ, इधर से, और 3 डिजिट को एक ग्रुप में रख लो, बाकी को एक ग्रुप में रख लो। फिर सेकंड ग्रुप पे डिस्कशन करो कि ये जो नंबर है किन 2 नंबर के क्यूब में लाई करता है, किन 2 नंबर के बीच में, क्यूब के बीच में। छोटा वाला को पिक कर लेना आंसर में। फिर आ जाओ फर्स्ट ग्रुप पे, फर्स्ट ग्रुप का देखो यूनिट डिजिट वो किसके क्यूब में लाई करता है, तो जिसके क्यूब में लाई करेगा वो आंसर में पिक कर लो। बोलो भाई समझ में आ गया। अब क्या करोगे आप, कैलकुलेटर से आप प्रैक्टिस करने के लिए आप ये 1 से 100 तक का कोई भी नंबर उठा लेना। जैसे 63 मैंने उठाया, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में देख लेना कितना आता है, और इसको इसके डब्बा में इसके अंदर बंद कर देना, वो जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेटर से। अब इसी मेथड से आप सॉल्व करना, देखना कि 63 आपके आंसर में आता है कि नहीं।
ठीक है। आप ऐसे ही करना, जैसे कि कोई भी नंबर उठा लेना, 73 इंटू 73 इंटू 73 3 बार कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करना और इसके अंदर रख लेना और फिर इसी स्टेप से देखना कि आंसर आता है कि नहीं आपका 73। ठीक है, तो आपको मैं कल फिर रिवाइज करवा दूंगा जब मैं वीडियो लाऊंगा कल, लेकिन आपको समझ में आ गया। मैं स्क्वायर बता दिया हूं निकालने का, जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है, कैसे निकलता है तुरंत। क्यूब बता दिया आज के कैसे निकलता है। मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि 11 से कोई भी नंबर को, या अभी 100 वाला बेस बताया, अभी और भी मल्टीप्लीकेशन फास्ट बताऊंगा कैसे कर सकते हो। तो सारा चीज एक कॉपी में करो, प्रैक्टिस करो। कैलकुलेशन जब फास्ट हो जाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस फील करोगे। समझ में आ रहा है ना, तो बहुत बेहतरीन है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं परसेंटेज का, वो भी डिस्कशन कर लेता हूं, फिर मैं लेक्चर को द एंड करूंगा। ठीक है, आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। देखो मैं जिस लाइन में भी हूँ उस लाइन में मेरे को मतलब कुछ दिन हुआ आने, पहले इससे मैं दूसरे लाइन में था। अगर मैं ये सोचूं कि मैं तुरंत सारा कवर कर लूँ, देखो मैं अपना जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि मेरा हिस्ट्री अभी कवर नहीं है। मेरा हिस्ट्री अभी मैं इंटरेस्ट से पढ़ता नहीं था स्कूल के टाइम में, तो मेरा हिस्ट्री अभी बिक है, तो मुझे उसको टाइम चाहिए होता है कि टाइम में आप कवर कर। जैसे मैं पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो मैं उसको बहुत पढ़ता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं उतना भी मैं हिस्ट्री में कॉन्फिडेंस फील नहीं, क्योंकि उसके टाइम देना पड़ता है। इकोनॉमिक्स हो गया ये सब। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप ये अप्रोच लेके कंपटीशन में दुनिया में घुसे, अगर पहले से आए हो या आपका रिसेंट घुसे हो इस लाइन में, तो देखो आराम आराम से करो, लेकिन इस तरह से करो कि रिटेन रहे दिमाग के अंदर। आप ये अप्रोच करके चलोगे 6 महीना के अंदर मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट कर देना, तो आप एग्जाम के अंदर सारा चीज़ रिटेन नहीं कर पाओगे, आप बेकार है। वो 6 महीना भी आप बेकार किए, और जो चैप्टर अच्छा से कर भी रहे थे स्लोली में करो, लेकिन चैप्टर इस तरह से करो कि आपके मुट्ठी में आ जाए। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल मैं जेन्युइन एग्जाम्पल लेता हूँ कि देखो रेलगाड़ी जो होता है वो अपना गंतव्य तक उसको पहुँचाना रहता है, मतलब डेस्टिनेशन तक। ठीक है, जब खुलती है तो अगर आप खुद को बुलेट ट्रेन बना लोगे तो आप ज़बरदस्ती, मतलब ये आपका ध्यान होगा कि मुझे जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप रिटेन ठीक से नहीं कर पाओगे, और जब रिटेन ठीक से नहीं कर पाओगे तो एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मेरा तो यही है, मेरे अंदर जो मैं अपने आप को फॉलो करता हूँ, अपने मैं जिसको फॉलो जिस चीज़ को करता हूँ, मेरा यही सोच है कि आप जितना धीरे पढ़ोगे ना उतना तेज पढ़ोगे। धीरे पढ़ो, लेकिन इस तरह से पढ़ो कि आप उसको ग्रैप्सिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत दिन तक उसको रिटेन कर सको। पूरा एक जेन्युइन टाइम टेन्योर लो कि इतना मुझे टाइम में मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना। आप ये सोचो कि नहीं मैं अभी रिसेंट आया हूँ 6 महीना के अंदर सारा पूरा कवर कर लूँगा, पूरा एकदम जैसे मैंने वैसे, वो नहीं होगा भाई। अगर आप वो करना चाहते हो, बहुत यूट्यूबर होते हैं जो इतना बोल देते हैं मैं 6-4 महीना में कोर्स, वो बहुत दिन पहले ही आ चुके रहते हैं इस लाइन से, इसलिए अपना जो तारीफ़ करना होता है वो खुद बोल देते हैं। ये बिल्कुल बकवास बात है। अब सुपर फास्ट ट्रेन जो होता है, देखो ध्यान, सुपर फास्ट ट्रेन आप लोग देखे होंगे वो हर एक स्टेशन पर नहीं रुकती है। उसी तरह से आप अगर सुपर फास्ट की तरह तैयारी करोगे तो आपका बहुत सारा सिलेबस बीच बीच में छूटते जाएगा, जो रिटेन नहीं होगा आपके दिमाग के अंदर, और आप याद नहीं ज़्यादा दिन तक रख पाओगे। तो ये काम मत करो, वो 6 महीना भी आपका व्यर्थ है। 6 महीना ही मतलब एक टेन्योर बनाओ कि मुझे इतना टेन्योर में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, इतना टेन्योर में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, और अच्छे से करना है, टाइम लगे तो लगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। 2-3 परसेंटेज का लेक्चर में ज़्यादा दे देता हूँ, उसके लिए सॉरी। तो चलते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन का अप्रोच देखिए कैसे सॉल्व होता है। जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, बट इस नंबर से कर दिया, उसका अप्रोच आप लोग समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस करिए, जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको 2-3 बार करिए, आपके मुट्ठी में आ जाएगा सारा कुछ। प्रैक्टिस, याद है ना ये वाला स्लोगन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना मैथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना एटलीस्ट मैं 3-4 डेली भी करवा रहा हूँ उसको आप 2-3 बार कर लीजिए ना यार, बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे। ठीक है, जैसे ये नंबर है, देखते हैं। 2 नंबर x एंड y है 30% एंड 37% लेस देन अ थर्ड नंबर। कोई एक थर्ड नंबर है इससे कम, मतलब ये जो थर्ड नंबर है उससे 30%, कोई x जो है नंबर उससे कम है, और ये 37% किससे कम है? थर्ड नंबर से ही कम है। तो क्यों ना हम थर्ड नंबर को ही कुछ मान ले, और क्या माने? x माने क्या? बिल्कुल नहीं, x मानोगे तो पसीना छोड़ दोगे यहाँ पे बनाने में, तो आंसर आ जाएगा लेकिन जल्दी नहीं आएगा। ऐसा नंबर मानो ना कि जिससे हमको तुरंत फाइंड आउट हो जाए कि x क्या है, y है। कैसे? हम 100 मान ले तो कितना बेहतरीन हो जाएगा। कैसे? मैं बता देता हूँ। इसका 30% परसेंटेज किसी के बेस पे निकलता है, ये कितना बार बता चुका हूँ, याद होगा ना कि 30% ऑफ समथिंग, तब हम लोग निकालते हैं परसेंटेज किसी के बेस पे निकलता है। तो ये 30% का जो थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर मैंने क्या मान लिया, बेस मान लिया कि इसको 100 मान लिया। अब ये जो x है वो 30% से कम है, किससे? थर्ड नंबर से। मतलब 30%, 100 का 30% तुरंत निकल जाएगा ना यार। जब 100 मानेंगे तो 30% क्या होगा? 30 ही होगा। कैसे?
30% ऑफ 100 क्या होगा, 30/100 गुने 100, तो 100 से 100 कट जाता है, इसलिए हम लोग 100 मान लेते हैं कि जो परसेंटेज रहता है वही एब्सोल्यूट वैल्यू में आ जाता है कि 30% ऑफ 100 कितना होगा, 30 होगा। मैंने थर्ड नंबर को क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब जो x है वो 30% थर्ड नंबर से कम है, तो पहले 30% निकाल लो कि 100 का कितना होता है, तो 30% जो 100 का वो 30 ही होगा, तो 100 से 30 का मतलब 70, तो x कितना आ गया, 70 निकल गया तुरंत। अब y देखो, y जो है 37% कम है, तो y 37% कम है, तो 100 के बेस पे 37 कितना परसेंट होता है, 37% कितना होगा, 37 ही होगा। अगर कोई और यहाँ पे नंबर एज्यूम कर लोगे तुम 100 के अलावा, तो फिर निकालना पड़ेगा ना उसका परसेंटेज वैल्यू, इतना जल्दी थोड़ी निकल जाएगा। यहाँ पे 100 बेस माने हैं तो 100 से 100 कट जाता है, तो तुरंत एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाता है कि 37% ऑफ 100 कितना होगा, 37 ही होगा। 100 से 37 कर दो, वो y है, y का वैल्यू निकल गया, 37 कम करोगे तो कितना आएगा, 63, ये y निकल गया, ये x निकल गया। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, y हाउ मच परसेंट y इज लेस देन x, कितना परसेंट जो है y जो है वो x से कम है। याद करिए पहला लेक्चर में बताया था y जो है वो x से कम है, किससे कंपेयर कर रहा है, x से, तो x कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, और y कितना कम है x से, देख लो y कितना, y इज लेस देन, हाँ y कितना कम है x से, तो 70, और x से कितना कम है, तो 7 कम है। और किसके बेस में, किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा है, तो x के बेस में, तो x वाला चीज़ जो वैल्यू है वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। x कितना है, 70, और परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दो, बोलो भाई, तो 70 और ये 10, तो आंसर कितना आ गया, 10% निकल गया। तो क्या यहाँ पे मैंने सीखा कि ये दोनों x और y को किससे कंपेयर किया जा रहा है, थर्ड नंबर से, कि 30% x जो है वो थर्ड नंबर से कम है, 37% जो y है जो थर्ड नंबर से कम है, तो क्यों ना हम थर्ड नंबर को बेस मान ले और ऐसा नंबर एज्यूम कर ले जिसका परसेंटेज वैल्यू तुरंत निकाल सके। तो 100 माने तो 100 पे 30% तुरंत निकल जाएगा ना, कि 30 ही होता है। 100 पे कुछ भी का परसेंट निकालो वही चीज़ आ जाएगा, 100 पे 50% निकालो 50 आएगा, 100 पे 25% निकालो 25 आएगा, 100 के बेस पे 70% निकालो 70 आएगा, 100 के बेस पे 42% निकालो 42 आएगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाता है ना, तो हमको जल्दी सहूलियत होती है। तो 100 के बेस पे 30% 30 होगा, और देखो क्वेश्चन में दिया हुआ कि x जो है वो 30% कम है थर्ड नंबर से, तो 100 का 30% कितना होगा, 30, और 30 कम कर दो 100 से, तो 100 से 30 कम कर दिए तो कितना आ गया, 70, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 70, y का वैल्यू आ गया कितना, 63। अब देखो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि y जो है x से कितना % कम है, तो निकल जाएगा क्या, ठीक है। आगे देखिए क्या, 2 नंबर आर 40% एंड 70% लेस देन ए थर्ड नंबर। इसमें भी देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर से कंपेयर कर रहा है दोनों को, तो क्या कर ले, एज्यूम कर ले, थर्ड नंबर को 100 एज्यूम कर लेते हैं, तो 40% क्या होगा, x जो है 2 नंबर है उसका, एक 40% एक 70% लेस है, तो कोई 2 नंबर है, एक 70% लेस है और एक 40%, 100 पे 40% 40 और 100 पे 70% 70, तो 100 में 40 घटाओगे तो कितना 60 आ गया एक नंबर, और 100 में 70 घटाओगे तो 30 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर है ये वाला, उसको कितना बढ़ाएं, इनहेंस मतलब कितना बढ़ाएं, टू मेक द बोथ नंबर इक्वल, परसेंटेज में बताना है कि कितना बढ़ाएं कि दोनों नंबर इक्वल हो जाए। तो 30 में कितना बढ़ाएं कि 60 हो जाए, तो आप बोलोगे 30 बढ़ाना है, मतलब 30 पे 30 बढ़ाना है तो कितना परसेंट, आप बोलोगे 100%। कैसे, 30 का चेंज किस पे आया, बेस क्या है 30, तो 30 का चेंज ऊपर लिखेंगे, बेस डिनोमिनेटर में लिखेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना परसेंट आ गया 100%। या तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको याद है तो इसका वैल्यू तुरंत, ये वाला चीज़ नहीं करने का जरूरत था। कैसे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आपको बताया था, क्या बताया था कि 100% का चेंज का मतलब क्या होता है, 100% का चेंज का मतलब कि एक पे जो है वो 100% बढ़ाओ, मतलब 2 हो गया, एक अगर 2 हो गया तो अगर यहाँ पे a होता तो कितना होता, 2a हो जाता है। याद है कुछ कि 100% मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या देखते थे कि 10% अगर किसी चीज़ को बढ़ाना है, मतलब एक जो हो गया वो 1.1 हो गया। अगर कोई नंबर यहाँ पे a दिया रहता तो वो कितना टाइम्स हो जाता, 1.1 इंटू a हो जाता। उसी तरह से कि कोई भी चीज़ 100% बढ़ाने का मतलब होता है कि डबल कर देना मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि एक जो है वो 2 बन जाता है, तो 2 अगर कोई नंबर अगर एक 2 बन रहा है तो कोई नंबर दिया रहेगा वो तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि यहाँ जो है वो 100% से 30 को बढ़ाना पड़ेगा तब 60 बनेगा। नहीं तो अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप भूल चुके हो तो इसी तरह से करो कि 30 को कितना बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा, तो 30 बढ़ाएंगे तो चेंज कितना आया 30, और बेस किस पे बढ़ाना है 30 पे बढ़ाना है, तो इनटू परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ गया 100%। आप याद रखिएगा किसी भी चीज़ को जब 100% से बढ़ाते हैं ना तो वो चीज़ डबल हो जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अकॉर्डिंग। अगर आपको याद नहीं है तो देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो कि किसी भी चीज़ को 100% से बढ़ाएंगे तो अगर एक पे अगर 100% बढ़ा रहे हैं तो वो 2 बन जाएगा,
2 पे अगर 100% से बढ़ा रहे हैं, 2 को अगर 100% से बढ़ा रहे हैं तो 4 बन जाएगा। 4 को 100 पर कोई भी नंबर को, दुनिया का कोई भी नंबर को 100% से बढ़ाइएगा तो वो डबल हो जाएगा, और डबल ही तो करना है। ये क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट बढ़ाएं कि ये जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के बराबर आ जाए। मतलब ये डबल कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा ना, तब ना बढ़ाना पड़ेगा। और डबल करने के लिए कोई भी चीज को कितना परसेंट से बढ़ाया जाता है, 100% से। ऑल क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं डिस्कशन यहीं पे समाप्त आज का करूंगा। कहाँ गया यार क्वेश्चन, हाँ ये AB रूल का क्वेश्चन लाया हूं। The price of a commodity decreased by 55%. By how much percent the consumption is to be increased so that there is no change in expenditure? याद रखिएगा, मैंने बताया था AB रूल के अकॉर्डिंग अगर A इंटू बी अगर कांस्टेंट दिया हुआ है, इधर वाला चीज़ कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम लोग AB रूल लगा सकते हैं। शर्त क्या था कि इधर वाला चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे है कांस्टेंट। कैसे, प्राइस इंटू कंजम्पशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर जो पहले था वो भी अभी है, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो AB रूल लग जाएगा। कैसे, प्राइस कितना से डिक्रीज हो रहा है, 55% से, मतलब -55% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है। तुम बोलोगे कि सर -55% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है वो होता है -11/20। कैसे, 55/100 कर लो, 5 से काट दो, यहाँ से 11 टाइम्स कटेगा और यहाँ 20 टाइम्स, और डिक्रीज का मतलब माइनस, तो -11/20। AB रूल से क्या निकल जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो फ्रैक्शन निकल जाएगा। कैसे निकलता है, याद करिए, ऊपर वाला चीज चेंज नहीं होगा। माइनस अगर पहले में है तो सेकंड में क्या होगा, प्लस, ऊपर वाला चेंज एज इट इज, और ये वाला डिनोमिनेटर का वैल्यू निकालने के लिए साइन के साथ ऐड कर दो। 20 - 11 कितना होगा, 9, मतलब कंजम्पशन का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 11/9। यही तो पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट अब निकालना है, इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा, 11/9 × 100। या तो इसको सॉल्व करो, 1100 को 9 से डिवाइड करो, या तो मैं एक और चीज़ बताऊं, 9 को पहले 11 से डिवाइड करो, कितना आएगा, बोलोगे 1.2/9 आएगा। देख लो भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, या तो 11 से 9 करके मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। नहीं तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, 11 को 9 से डिवाइड करोगे तो 1.2/9 आएगा। 1 का मतलब कितना परसेंट, बोलोगे 100%। कैसे, अगर एक नंबर का परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 1 का मतलब कितना परसेंट, 100%। और 2/9 का मतलब कितना परसेंट, आपको याद है फ्रैक्शन में 1/9 का मतलब कितना होता था, 11.11। 2/9 का मतलब 22.22। अरे बोलो, अब इसको ऐड कर दो, 100 + 22.22 कितना परसेंट आ जाएगा, 122.22%। नहीं तो आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, 1100 को 9 से डिवाइड करो तो भी इतना ही आंसर आएगा, 122.22%। लेकिन सोचना आना चाहिए, अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो आप मल्टीप्लाई करने से बच सकते हो। समझ में आ रहा है ना। 11/9 को क्या किया मैंने, पहले डिवाइड करके क्या कर लिया, डिवाइड हो रहा था तो मैंने कर लिया 1.2/9 आ रहेगा इसका डिवाइड करने के बाद। समझ में आ रहा है ना। अब 1 का मतलब कितना, 100% प्लस, अरे भाई 11/9 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं डिवाइड करके, 1 + 2/9। जब इसका एलसीएम लोगे तो 11/9 ही आएगा ना। और 1 का मतलब कितना परसेंट, 100%, और 2/9 का मतलब कितना परसेंट, 1/9 का मतलब कितना, 11.11%, और 2/9 का मतलब कितना, 22.22%। अब इसको ऐड कर लो, 100 + 22.22 कितना आ गया, 122.22% आंसर। नहीं तो आप इसको 1100 को 9 से डिवाइड करो तो भी आंसर आएगा। लेकिन मेन बात ये था, कैलकुलेशन तो अपनी जगह, AB रूल का अप्लाई करने आ गया क्या, कि अगर AB रूल में अगर ये वाला चीज़ कांस्टेंट रहेगा तो वहाँ पे AB रूल अप्लाई हो जाता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, इसलिए प्राइस का जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगा उससे मैं AB रूल से कंजम्पशन का वैल्यू निकाल लूंगा फ्रैक्शन में, फिर परसेंटेज निकाल लूंगा। बोलो भाई। लेकिन जब मैं बताऊंगा ये भी रूल कब लगता है, जब कांस्टेंट होता है। ध्यान है ना, इस चीज में देखो कांस्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, कल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये वाला चीज मैं जब सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लूंगा तब सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है, देखो इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे AB रूल नहीं लगेगा क्योंकि इधर वाला चीज कांस्टेंट नहीं है। प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता था, एक्सपेंडिचर के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है। देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंडिचर, लेकिन पिछला क्वेश्चन में क्या था, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बनता है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला भी आता है तो वहाँ पे AB रूल से डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, और ये वाला चीज जब सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लूंगा तो भी सॉल्व करने का बहुत ईजी मेथड है, वो भी पढ़ेंगे। क्यों यहाँ पे AB रूल नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो AB रूल कहाँ लगता है, जहाँ पे राइट हैंड साइड वाला चीज कांस्टेंट दिया हो। ओके, जैसे बहुत सारा चीज फॉर्मेट बताया था ना, A इंटू बी समथिंग कांस्टेंट वाला, तो कांस्टेंट उधर वाला होना चाहिए, तब AB रूल डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा, सीरीज देखते रहिए।
और मेरे से कोई अगर किसी को मतभेद है तो उसके लिए सॉरी। तो चलते हैं, और थोड़ा बहुत मेरे से जो भी मिस्टेक हो जा रहा है वीडियो बनाने में कुछ में भी, तो उसके लिए आप मतलब अपने भाई या कुछ भी समझ के मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।